हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एडुवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज हम शुरू करने लगे हैं इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर, जो कि है एलपीजी। एलपीजी नाम नहीं है उसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी स्टोरी ये होती है कि हमें एलपीजी की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, वी एवरीबडी नोज कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स का 200 ईयर्स स्लेव रहा है। जब वो स्लेवरी में रहा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स आ गए, उसकी मार्केट शैटर होगी, इकोनॉमी खत्म होगी, सारा सिस्टम डिक्लाइन पे हो गया। फिर इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन करी, 5 इयर्स प्लान्स भी बने, काफी चीजें हमने मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, हमने एग्रीकल्चर अच्छा करने की कोशिश करी, इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी, सर्विस सेक्टर को अच्छा करने की कोशिश करी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएसयू शुरू करे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसयू? इट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब इतने दिनों का, इतने सालों का, इतने डिकेड्स का जब इंडिया स्लेव रहा है, तो लोगों के पास पैसा कहाँ है प्रॉफिट के अर्न करने के लिए? उन्होंने कहा सोशल सर्विस के लिए करते हैं, कि इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं कि हर किसी की ग्रोथ होएगी। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा वेलफेयर सोचा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो कुछ वीक्स के ही रह गए। अब क्या करें? एवरीबडी न्यू कि यूएस की और रशिया की कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएस जो था वो वर्ल्ड इकोनॉमी बन गया। जो कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाती है उसकी करेंसी जो होती है, सारा फॉरेन रिजर्व, सारा फॉरेन ट्रेड उसी के अंडर ही होता है। मतलब कि सारा फॉरेन रिटेल जो था, ट्रेडिंग थी, वो सब कुछ यूएस डॉलर्स में ही होनी थी। लेकिन इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व जो थे वो कुछ ही वीक्स के रह गए थे। ठीक है, तो अब इंडिया को कुछ तो सोचना था कि हमें क्या करना है। ठीक है जी। अभी इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991, 1991 से पहले इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग जो भी थी वो अपने डोमेस्टिक फ्रंटियर्स में ही थी। मतलब एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ही थी। दे वर नॉट डूइंग एनी एक्सपोर्ट्स। हाँ, इंपोर्ट्स वो कुछ कुछ कर रहे थे। लेकिन जब ये समझ आया कि हमारी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ वीक्स के ही बचे हैं, और किस बेसिस पे हम वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन लें, तो एट दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, एक प्रपोजल दिया कि हम क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ओपन इकोनॉमी में आप एग्जिम कर सकते हो। एग्जिम मींस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज का, पीपल का। ठीक है जी। तो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने जाते थे, सारी चीजें हो गई। ये आइडिया जो है जब एक्सेप्ट हो गया, जब इसको अप्रूवल मिल गई, तो उसके बाद क्या हुआ? एलपीजी हुआ। दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइए समझते हैं क्या था इस सिनेरियो में। इंडियन इकोनॉमी 1991 से पहले क्या थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1990-91 में। उस एक साल में क्या था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल जीरो ही था एक किस्म से। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा थे, महंगाई बहुत थी, जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा था। देन इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। हमारी जो देनदारी थी, जो क्रेडिट था, वो इतना ज्यादा था, हमें इतना ज्यादा लोगों को पे करना था, लेकिन इनकम वाज टोटली जीरो। ठीक है जी। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो फॉल हो रहा था, और हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोरो करना पड़ा लोन। लोन तो बोरो कर रहे हैं, पे बैक कैसे करेंगे? मेन सिनेरियो ही तो वही विशियस सर्कल घूम के सारा का सारा वही आ गया। फिर एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई, जो थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, प्रपोज बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। आइए बच्चों समझते हैं इसका मतलब क्या था। लिबरलाइजेशन, लिबरल का सिंपल भाषा में, जर्नल इंग्लिश में, एक लेमैन के लिए मतलब होता है आजादी मिलना। ठीक है जी।
आजादी किससे मिली? टैक्सेस से मिली, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन से मिली। हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल गई। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग प्रोवाइड करानी शुरू कर दी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को जो पहले पीएसयूज के अंडर थे। फिर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए भी प्राइवेटाइज होना चाहता है, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, आइए कीजिए। उसके बाद क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हो गए। गवर्नमेंट ने इजीली लोन प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, न्यू फाइनेंशियल सेक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है, लोन शार्क्स कम हो गए, इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई। पहले क्या था, जो चीजें हमारे यहीं प्रोड्यूस हो रही थी होम कंट्री में ही बिक रही थी, तो अगर हम बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करते थे तो उस पर हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, तो वो भी रिडक्शन हो गई। और टैक्स रिफॉर्म्स अच्छे हो गए कि टैक्सेस में थोड़ा लिबरलाइजेशन होगा। लोगों को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को ये समझ आने शुरू हो गया कि अगर हम कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, तो गवर्नमेंट उसमें हमें सपोर्ट कर रही है। तो ये था लिबरलाइजेशन का मतलब। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट जो थी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी कि आइए अपना पैसा लगाइए, न्यू बिजनेस सेटअप करिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए। ठीक है, ये सिर्फ होम कंट्री के लिए ही नहीं था, ये बाहर से भी देश हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो हम ग्लोबलाइजेशन पे आएंगे तो मैं वो चीज तब समझाऊंगी। देन इज प्राइवेटाइजेशन। जब भी चीजें लिबरलाइज हो गई, पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चीजें क्या आई? प्राइवेटाइज। आप हैं, मैं हूं, हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम किस मोटिव के लिए काम करते हैं? हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसी के चक्कर में एक न्यू टर्म सामने आई, दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप प्रोवाइड होनी शुरू हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हुई? देखिए बेटा, जितनी वेस्टेज कम होगी, जितना रिपीटेटिव काम कम होगा, उतनी ही ज्यादा मेरे को प्रॉफिट अर्निंग होगी। जितनी जल्दी मैं ऑर्डर प्रोवाइड कराऊंगी, जितनी जल्दी मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगी, गुड्स प्रोवाइड कराऊंगी, रिपीटेड ऑर्डर्स मिलेंगे, मुझे प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो बिजनेसमैन यही गैप फिल करना चाह रहे थे डिमांड और सप्लाई का, कि जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई करें और हमें प्रॉफिट अर्न हो। तो वेस्टेज कम होनी शुरू हुई, रिपीटिशन कम होनी शुरू होगी, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है जी, राइट थिंग एट अ राइट प्लेस अचीव होने शुरू हो गई। फिर क्या हुआ था? गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो गया। अब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे उतना ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रही थी जितना पहले 100% गवर्नमेंट कर रही थी। अब 50-50 रोल हो गया, 50 प्राइवेट सेक्टर कर रहा था, 50 गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा था। ठीक है जी, आइए इसका थर्ड फेज पे आते हैं, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब मीन्स वर्ल्ड, ठीक है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या हो गया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू हो गए कि हमारी कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। एक तो थी यंग, दूसरी देवर एडुकेटेड, पढ़े लिखे लोग थे, यंग थे, देवर इन नीड ऑफ अ जॉब, देवर इन नीड ऑफ अ वर्क। ठीक है, तो जो एमएनसीज थी, जो फॉरेन सेक्टर्स थे, फॉरेन इंडस्ट्रीज थी, वो चाह रहे थे कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि दैट वाज अ रॉ इकोनॉमी। वो अपने तरीके से एमएनसीज यहाँ पे सेटअप हो रही थी। जो इकोनॉमी जितनी जल्दी हमारे यहाँ पे सेटअप हो रही थी, जो कंट्री, वो मार्केट शेयर उतना ही ज्यादा गैदर कर रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेशन होगी, सारे देश हमारे साथ काम करना चाहते थे, ड्यू टू अवर स्पाइसेस, ड्यू टू अवर यंग जनरेशन, ड्यू टू ऑल द रिसोर्सेज दैट एन इंडियन इकोनॉमी हैज। ठीक है, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया हमारा एक्सिम। एक्सिम मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों चीजें होनी शुरू होगी। तो उसका फायदा क्या हुआ? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, हमारा ये जो डेफिसिट था, बीओपी क्राइसिस था, ये कम होने शुरू हो गया। ठीक है, एमएनसीज आई, इन्होंने लोगों को जॉब दी, बच्चे जो थे वो जॉब कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो हमारी भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा था।
लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्रो हो रही थी, ठीक है। और आउटसोर्सिंग की एक्सपेंशन होगी, बाहर की कंट्रीज अपना जितना भी बैकएंड काम था वो इंडिया में प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। एलपीजी समझ आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दे गो इन हैंड। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स का? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ हुई। जब न्यू डिमांड्स होंगी तो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस होंगी। जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उतना ही ज्यादा तो हमें लेबर चाहिए, तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, बाहर के देशों ने इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और ल्यूक्रेटिव लग रही थी। फिर क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो गया ड्यू टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट में कंपटीशन शुरू हो गया, और इनइक्वालिटी और जॉबलेस ग्रोथ तो थी ही थी। अभी क्या हुआ? इनइक्वालिटी क्यों हुई? क्योंकि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे, जिन लोगों के पास इनकम थी, उन्होंने बिजनेस में पूल इन करना शुरू करा। ऑब्वियसली अब जितने ज्यादा रिसोर्सेज डालते हो आप उतना ज्यादा ग्रो करते हो, ठीक है। और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन स्किल्स थे, पर वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, उतना कैपिटल नहीं था। और जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी बिकॉज आउटसोर्सिंग में व्हाट यू नीड इज एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज, एवरीथिंग, बेटर स्पोकन इंग्लिश, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। उस गैप को अचीव करने के लिए फिर हमारे यूथ ने पढ़ना लिखना शुरू करा। बहुत पॉजिटिव फॉलोइंग्स थी, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, ठीक है जी। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, इंडिया वो क्राइसिस से बाहर आ गया, बीओपी बैलेंस होने शुरू हो गया। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? हमारे जो होम कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनका बिजनेस डिक्लाइन होने शुरू हो गया, ठीक है जी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1991 एंड व्हाट वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है बेटा। आपको ये क्वेश्चंस दोनों के दोनों क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे कीवर्ड्स लिखने हैं इसमें, जिससे कि आप इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इको के एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।